This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। आज हम बात करेंगे एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। रिसेंटली अगर हम सिर्फ इस महीने की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम एक किस्म की रिजर्वेशंस देख रहे हैं कुछ सर्कल की तरफ से। अगर हम पॉलिटिकल सिनारियो देखें तो सियासी हलचल भी हम देख रहे हैं। ये इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2016 के हवाले से अगर हम इससे पहले देखें तो एमनेस्टी स्कीम्स अनाउंस होती रही हैं पाकिस्तान में। हम 1958 की बात करें, 68 की बात करें, 76 की बात करें। रिसेंटली अगर हम देखें तो 2000 में भी एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई। उनके इम्पेक्ट कितने ज़्यादा पॉजिटिवली हमारी इकॉनमी पे आए हैं, कितना ज़्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशो में इजाफा देखा गया है। अगर इस वक्त की सूरत हाल देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर हम ऑफिशियल फिगर्स ही ले लें तो 9.8% है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। इस माली साल के शुरू होते ही हमने देखा कि ताजरों के दरमियान और एफबीआर के दरमियान थोड़ी सी हमने कशमकश देखी। वो जो सूरत हाल बेसिकली फिर आगे जाके टेंस हुई। उसका रीज़न ये था कि ताजर ये कह रहे थे कि जी अगर हम एक दिन में 50,000 या उससे ज़्यादा का पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम पे 0.6% चार्ज किया जा रहा है अगर हम नॉन फाइलर्स। और फिर फाइलर्स भी ये कह रहे थे कि जी हम पे 0.3% चार्ज किया जा रहा है। इस हवाले से हमने फिर देखा कि कुछ एक्सटेंशन हुई। शुरू में तो प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डिनेंस साइन किया, उससे एक थोड़ा बहुत रिलीफ ट्रेडर्स कह रहे थे कि उनको मिला। फिर आखिर ये चलती रही, एक्सटेंशन मिलती रही और अल्टीमेटली इस महीने हमने जो डेवलपमेंट देखी उससे ये ख़याल ज़ाहिर किया जा रहा है। ताजरों की भी अगर हम बात करें तो ताजरों में भी हम देख रहे हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। कुछ ताजर तो ये कहते हैं कि जी तकरीबन 5 लाख ताजर इंशाल्लाह फाइलर्स बन जाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो फाइलर्स की तादाद पाकिस्तान में एक अगर रफ़ एस्टिमेट ही ले लें तो तकरीबन 7 लाख के करीब है। अगर मैक्सिमम भी कर लें तो वो 1 मिलियन है, 10 लाख के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं। हमारी टोटल पॉपुलेशन 200 मिलियन की है। 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 लाख लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। एफबीआर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पोटेंशियल है तकरीबन 20 लाख मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में लाने की। इस हवाले से पहले भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू होती रही है, लेकिन रिज़ल्ट एज सच कॉन्क्रीट रिज़ल्ट सामने अभी तक नहीं आए हैं। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। इस हवाले से हमने आज मदू किया है गुल मोहम्मद लाड साहब को, चेयरमैन हैं मेहरान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के। लाड साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। यू ऑलवेज़ वेलकम, इट्स ऑलवेज़ ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। लाड साहब ये फरमाइएगा कि आपका तो काफ़ी तजुर्बा है, आप मुख्तलिफ़ कमेटीज़, स्टैंडिंग कमेटीज़ में रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं मुख्तलिफ़। अगर हम देखें सूरत हाल को तो टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन भी आप रहे हैं। इतना जो आपका एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए 6 साल आप सेनेटर रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव में ये फरमाइएगा कि ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम अभी अनाउंस की गई है, इससे वाकई आप समझते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो में इजाफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलील, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने लिया है। बेसिकली ये एमनेस्टी स्कीम लाने का जो मकसद था, जैसा कि आपने ख़ुद अपने इंट्रो में कहा कि हमारा टैक्स नेट बहुत कम है। इस वक्त अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्कों को देखें तो कंट्री लाइक बांग्लादेश, जिनका 11% से ज़्यादा टैक्स नेट है, श्रीलंका मोर देन 15% टैक्स नेट है, इंडिया का टैक्स नेट इज़ 18%। अनफॉर्चुनेटली वी आर ओनली एट 1.2%, विच इज़ वेरी वेरी लो। ये जो स्कीम लाई गई है उसमें एफबीआर का दावा ये था कि हम 2 मिलियन मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करेंगे। मैं समझता हूँ कि हर स्कीम जो लाई गई इससे पास्ट में भी, उसका भी मकसद यही था कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। और हमारा जो जीडीपी रेशो है, जो कि इस वक्त आपने कहा कि 8.9% है, हाँ 9.8%, वो जब तक मिनिमम 15% को क्रॉस नहीं करता तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ बेटर इकोनॉमी इन पाकिस्तान। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल करना होगा। इस स्कीम में मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी तरमीम की जाती या अगर की जाएं
तो ये स्कीम बहुत बेहतर हो सकती है। अब वो कैसे? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये स्कीम थोड़ी सी नैरो बेस्ड है। इसमें आपकी जो टोटल कम्युनिटी है वो इसमें शरीक नहीं हो सकती, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपने इसमें फोकस किया है ट्रेडर्स को, वेरी गुड, लेकिन जितनी ब्लैक मनी वो ट्रेडर जो टैक्स नेट में शामिल नहीं है वो उसको रन कर रहा है या यूज़ कर रहा है, उससे ज़्यादा ब्लैक मनी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में है। आप यहाँ जितने भी डील होते हैं पूरे पाकिस्तान में, अगर वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो 10 या 15 या 20 लाख में लिखवाई जाती है। करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियों को 1/10 या 1/8 1/7 प्राइस पे लिखाया जाता है। अगर उन लोगों को भी इस टैक्स नेट में शामिल किया जाता, इस स्कीम में शामिल किया जाता, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा कदम होता। और उससे एक तो आपकी जो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, यूर ह्यूज अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोग अपना टैक्स छुपाने के लिए प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं अंडर वेरियस नेम्स, वो चीज़ जो है उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा भी होता और टैक्स नेट भी आपका बढ़ता। उसके बाद ये जो आपके आपके ट्रेडर्स हैं उनको कहा गया है कि आपने हर साल 3 टाइम्स जो आपने डिक्लेयर किया है वो आपको हर साल बढ़ा के दिखाना है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स अप टिल 2018। अब मेरा ये ख्याल है कि मैं ख़ुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और ज़ाहिर है हमारी डीलिंग्स जो हैं वो ट्रेडर से ही होती हैं कि एक ऐसा ट्रेडर जिसने अभी तक अपनी यानी वो टैक्स नेट में शामिल ही नहीं हुआ, उसने आज तक अपना रिटर्न ही नहीं भरा, आप उसको उस रिटर्न में लाना चाह रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो हर साल 3 टाइम्स, यानी समझें कि अगर एक ट्रेडर 5 करोड़ इस साल डिक्लेयर करता है तो अगले साल उसको इसको 15 करोड़ दिखाना होगा और उसके अगले साल अगेन ही हैज़ टू गो फॉर 3 टाइम्स। तो ये तो फिगर चंद सालों में जिस बंदे ने यहाँ 5 करोड़ दिखाए वो तो इट विल बी टचिंग बिलियन। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? उसके बाद जब आपकी टर्नओवर 5 मिलियन से ज़्यादा हो या 50 लाख से ज़्यादा हो तो आपको सेल्स टैक्स जो है उसमें आपने आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो सेल्स टैक्स है उसमें उन छोटे ट्रेडर्स को या मीडियम साइज़ जिनको आप लाना चाह रहे हैं उनको एक एग्जम्पशन देनी चाहिए थी कि भाई ठीक है अप टिल सर्टेन गुड अमाउंट या गुड लेवल, क्योंकि किसी भी एक शॉपकीपर या एक ट्रेडर के लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन, उसका पूरा हर साल वो रिटर्न जमा कराना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। यू नीड फ्यू गुड अकाउंटेंट्स जो कि उस पूरे आपके बुक्स को मेंटेन करें, मैनेज करें। उसके बाद आप यू नीड अ गुड इनकम टैक्स कंसल्टेंट जो उसमें आपको एडवाइस करे। तो ये सारी हमारे तो आप ट्रेडर्स देखें अक्सरियत उनकी जो है आई डोंट थिंक इवन दे आर मैट्रिक। तो हमें अगर उनका टैक्स नेट बढ़ाना है तो उनको फ़िलहाल कुछ सहूलतें देनी होंगी। उसके अलावा एक सबसे बड़ी जो और चीज़ है कि आपको उनको इम्यूनिटी देनी होगी टैक्स के अंडर सेक्शन 122 के तहत। यानी वो इम्यूनिटी ये होगी कि जो भी बंदा इसमें एंटर होगा उसका केस जो है वो दोबारा रीओपन नहीं कर दिया जाएगा कि आज एक बंदे ने इसकी आपसे शामिल हुआ इसमें, कल को इनकम टैक्स वालों ने उठा के उसका जो है वो पूरा रिकॉर्ड खोल दिया। तो इसमें लोगों में परेशानी होगी और अगर ये सारी चीज़ें की जाएं तो मैं समझता हूं कि इस स्कीम का बहुत अच्छा नतीजा आ सकता है। इस वक्त जो FBR का क्लेम है कि इसमें 2 मिलियन से ज़्यादा लोग शामिल होंगे या वो उसमें अपना रिटर्न जमा कराएंगे, आई डाउट। मुझे लगता है कि अराउंड 200,000 लोग भी अगर इसमें आ गए अंडर दिस तक तो बड़ी बात होगी। अगर इसको बढ़ाना है तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ या उस पर और भी डिबेट की जा सकती हैं, उन पर और किया, एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर मोर फर्दर इम्प्रूवमेंट। अगर हमें ये स्कीम कामयाब करनी है, अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है तो वाई नॉट। अग्रीड। अच्छा, ये जो इस माली साल के शुरू होते ही हमने देखा कि ताजिर एक तरफ थे और FBR दूसरी तरफ था कि फाइलर और नॉन फाइलर की जो है एक किस्म की हम देख रहे थे कि गुफ्तगू उस पर वो ज़्यादा हो रही थी। फिर डेफिनेशन की भी बात करें तो ये डेफिनेशन सामने आई कि जी फाइलर बंदा वो होगा जिसने पिछले 10 साल में कम से कम एक दफ़ा टैक्स रिटर्न जमा कराए होंगे या फिर उसके पास NTN होगा, और नॉन फाइलर वो होगा जिसके पास ना तो NTN है और ना ही पिछले 10 साल में उसने टैक्स रिटर्न
तो ये जो डेफिनेशन है, डू यू थिंक दिस इज़ आल्सो राइट कि पिछले 10 साल में आपने अगर एक दफ़ा भी टैक्स रिटर्न जमा करा लिए तो आप फाइलर बन गए हैं, चाहे आप हर साल रिटर्न जमा नहीं कराते, डेट देखिए अनाउंस होती रहती है बिहार की तरफ से, एक्सटेंड होती रहती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो परवाह ही नहीं करते। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें एफपीआर को ज़्यादा एक्टिवेट होना चाहिए ना। बिल्कुल। जब आपके पड़ोसी मुल्कों में अगर हमारा रेशो, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो कहीं ज़्यादा है, आपके पास तो एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी चल रही है। आपके लोग जाके गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, आपके लोग जाके प्रॉपर्टियाँ ले लेते हैं विदाउट ITN नंबर, आपकी वो गाड़ियाँ रजिस्टर हो जाती हैं। अब उन पे सख्ती करनी चाहिए। अगर आप या मैं अगर टैक्स दे रहे हैं तो देयर इज़ नो इशू, लेकिन यूअर कंट्री कैन नॉट रन विदाउट अ टैक्स। अगर वो टैक्स नहीं होगा तो फिर वो होगा जो आज हमारे मुल्क में हो रहा है, अफरा तफरी, महंगाई, लोगों में अनरेस्ट। उस अनरेस्ट की वजह से सोशल काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। दैट्स राइट, दैट्स राइट। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, पिछले अगर 20-30 साल को भी देखें तो डायरेक्ट टैक्स में ऐसा आपको इजाफा नज़र नहीं आता। कोई नहीं आया ना। आपके टैक्स नेट में कोई देखें, मैं जब सेनेट में आया था उस वक्त आपके साथ कई प्रोग्राम हुए थे, जब आप PTV में थे, हम बजट पे बात करते थे। आज भी आपका टैक्स नेट की जो फिगर है, जो लोग उस टैक्स नेट में हैं, उसमें आप मुझे बताएं कि कितना इजाफा हुआ है। हम 2009 के बजट में भी बात करते थे तो भी यही 11 लाख लोग होते थे। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज भी उनमें कोई ख़ास लोग बढ़े नहीं हैं, बल्कि आपने तो मुझे और डरा दिया प्रोग्राम में कि 7 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। राइट, बिल्कुल। मुझे याद पड़ता है कि आपके साथ मैंने कई प्रोग्राम किए हैं। 2008 की मुझे याद पड़ता है डिस्कशंस, 2009 में, 2010, 11, 12, 13, ये तो बिल्कुल हर बजट प्रोग्राम में डिस्कशन आपसे होती रही है। बाकी ऐसा इजाफा नहीं, कोई नहीं हुआ। दैट्स राइट। तो उसमें जब तक हमारी टैक्स कलेक्टर्स जो हैं वो जब अपना उनका जो रोल है जो उनको अदा करना चाहिए, जब तक वो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की विल हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे अफसर लाए जाएं जो ईमानदार हों और उनको विल हो कि हमें हमारे मुल्क का टैक्स नेट बढ़ाना है। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ये स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। अब देखें, ये भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने जब इसको आगे बढ़ाया तो ये चीज़ आगे बढ़ी है। ये बताइए कि आप तो चेयरमैन रह चुके हैं टेक्सटाइल की स्टैंडिंग कमेटी के, इसके अलावा बहुत सी कमेटीज़ में रहे हैं। आप कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी में रहे हैं, प्रोडक्शन की रहे हैं, इंटीरियर की रहे हैं, इसके अलावा व्हाट आई बिलीव कॉमर्स में रहे हैं, वाटर एंड पावर में रहे हैं। तो जो स्टैंडिंग कमेटीज़ में जब आपको फेडरल मिनिस्टर कुछ ब्रीफ करते हैं जी, आप समझते हैं कि उनके पास थरो नॉलेज होती है, जो लोग उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी रिलायबल होती है, और वाकई स्टैंडिंग कमेटीज़ इफेक्टिवली काम कर रही हैं? देखें, हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स जो है ना, उसको जिस तरह टाइम टू टाइम डीरेल किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेसी है ना वो आपके कंट्री में इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकी। अब अगर हम अपनी डेमोक्रेसी को बैठ के और कंपेयर करेंगे वेस्ट से, तो वहाँ तो इंग्लैंड में वहाँ इलेक्शन होता है, या बल्कि इलेक्शन से पहले ही हर पार्टी की एक शेडो कैबिनेट होती है, जिसमें उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अगर फाइनेंस है तो उसका एक बंदा एक्सपर्ट होता है, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग। यहाँ पता चलता है कि आपके कितने हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो डॉक्टर रहे हैं, आपके कितने फाइनेंस के एक्सपर्ट आपके फाइनेंस में रहे हैं, आपके कितने लॉ एक्सपर्ट आपके लॉ। नहीं, ये हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। लेकिन मैंने सेनेट की कमेटियों में ये ज़रूर देखा कि टॉपिक जो होता था, यानी जिस पे उनको ब्रीफिंग देनी होती थी, वो एज ए चेयरमैन हम सेलेक्ट करते थे कि जी ये मुल्क का, ये मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसमें आप इस चीज़ पे आके हमें ब्रीफिंग दें। तो उसमें फेडरल मिनिस्टर, फेडरल सेक्रेटरी, उनके एडिशनल सेक्रेटरी और उनके डिपार्टमेंट से जो जो लोग होते थे वो सब आके हमें उस पर ब्रीफिंग देते थे। और मैं समझता हूँ कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ ने मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा किया है। जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू से कहा कि आई इनफैक्ट एंजॉयड मोर इन आवर स्टैंडिंग कमेटीज़ कंपेयर टू बीइंग इन द सेशन। हालांकि मेरा रोल वो था एज ए सेनेटर, लेकिन मैं कमेटी में भी एज ए सेनेटर ही था। तो अब इस बिल के हवाले से अगर हम बात करें जी, तो ये बिल भी तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने ही जी हाँ आगे बढ़ाया ना। जी हाँ। तो समझते हैं कि वाकई सोच विचार के बाद, बड़ी एक डिस्कशन के बाद ये चीज़ आगे बढ़ी होगी, और ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ नाला नज़र आती हैं, खुश नहीं हैं,
उनको ऑन बोर्ड लेने की क्या जहमत नहीं की गई? देखें, सेनेट की इस वक्त जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, उसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे एक्स जो फेडरल मिनिस्टर थे फाइनेंस के, मिस्टर मांडीवाला, वो हैं। ज़ाहिर है वो इस वक्त अपोजिशन से हैं। अब मैं इस वक्त सेनेट में नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से ज़रूर रब्ता किया गया होगा और उन्होंने अपनी सजेशंस दी होंगी। बजट में भी ऐसे ही होता था। एक्चुअली एक हमारे सेनेट में ये भी प्रॉब्लम है कि जो मनी बिल है उसमें सेनेट का बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं है, जो कि होना चाहिए। और उस पर जब मैं सेनेट में था उस वक्त भी बात की गई, और मैं समझता हूँ कि आज भी उसमें उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जब बजट आता था तो उसमें हमारे यहाँ सेनेट में उस पर स्पीचेस होती थी, और सेनेट कमेटी अपनी उन स्पीचेस की बुनियाद पे और अपने सेशन में जो प्रपोजल्स बना के फाइनेंस मिनिस्ट्री को देते थे, ये उनके पे मुनसर था कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अक्सरत जो होती थी वो एक्सेप्ट हो जाती थी। लेकिन जब मैं था उस वक्त जो हमारे चेयरमैन थे वो MQM के थे, और MQM हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में थी, तो वो चीज़ें ज़्यादा इजीली एडजस्ट हो जाती थी। अब इस वक्त सिचुएशन ज़रा सी डिफरेंट है, लेकिन स्टिल आई थिंक कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ को काफ़ी पावर है, और अगर इस एक्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई है तो उस पर अभी भी बात की जा सकती है और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। वरना आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल होने से लोग ज़रा थोड़ा सा कतराएंगे। आई विश कि ऐसा ना हो, क्योंकि मैं शुरू से हमेशा इस फेवर में रहा हूँ कि हमारे मुल्क के टैक्स नेट को किसी भी सूरत में हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए जो टेक इट टू एटलीस्ट 5%, और बाद में उसको 10, 15, 20% तक उसको ले जाना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम नहीं ले जा सके। अच्छा, अगर इससे पहले जो भी एफर्ट्स की गई हैं टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से, टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स के हवाले से, एमनेस्टी स्कीम वगैरह जो भी दी गई हैं, हम अगर बात करें 1958 की, 68 की, 76 की, 85 की, 91 की, 98 और 2000, उसके क्या रिज़ल्ट आए और क्या उन तमाम जो रिज़ल्ट आए उनको भी देखा गया बिफोर अनाउंसिंग दिस? इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गुलमन लाट साहब मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि इससे पहले जो स्कीम्स आई हैं क्या उनको भी देखा गया था बिफोर अनाउंसिंग दिस, या ये स्कीम सिर्फ ट्रेडर्स के लिए, ताजरों के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ी। ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें हम एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। लाट साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम कंपैरेटिवली देखें जो पिछली स्कीम्स आई हैं, आप समझते हैं कि ये डिसीजन लेने से पहले लाजमी देखा गया होगा कि जी पहले क्या होता रहा है, नंबर 1। सेकेंडली, अगर हम ताजरों की बात करें तो ताजर अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर तो तकरीबन 3.5 मिलियन, कोई 35 लाख के करीब ताजर वापडा में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सिर्फ 2 लाख टैक्स पे करते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए? इज दिस द ओनली वे आउट? देखें, पहले जो स्कीम्स थी वो जनरल हर कम्युनिटी के लिए लाई गई थी। ये जो स्कीम है वो आपने खुद ही कहा कि दिस इज़ फॉर लिमिटेड, दिस इज़ ओनली फॉर ट्रेडर्स। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि जो ये 3.5 मिलियन की फिगर आप कह रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप इंटीरियर में चले जाएं तो एक एक शहर को अगर आप लें तो मेरा ख्याल है 3 लाख ताजिर तो सिर्फ हैदराबाद शहर से निकल आएंगे, जिसकी पॉपुलेशन शायद इस वक्त 2.5-3 मिलियन हो। सो आई थिंक ताजिर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे ना रिटर्न लेने पे कोई सख्ती की गई है, ना वो एफर्ट्स किए गए हैं जो किए जाने चाहिए थे, ना ही वो वॉलंटरली आ रहे हैं। ना वॉलंटरी तो कोई भी नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारे पास टैक्स कल्चर ही नहीं है। बिल्कुल। सिंस 1947 आपके अयूब खान के ज़माने में टैक्स नेट में लोग ज़्यादा क्यों आए? क्योंकि पहला मार्शला था, लोग डर गए, ट्रेडर्स ने अपने पास जिन चीज़ों को स्टॉक किया हुआ था वो उन्होंने नालियों में फेंक दिया। अगर आप, मैंने अपने बड़ों से ये सुना है कि बाकायदा जो चीज़ उनके पास एक्स्ट्रा होल्डिंग थी उनको उन्होंने उठा के नालियों में बहा दिया, कि किसी ने अगर आके सवाल किया कि ये चीज़ें आपने इतना, आपका जो है वो क्या वॉल्यूम है बिज़नेस का, या आपके पास इतना फंड्स कहाँ से आए, तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कंट्री से लव तो है, लेकिन वो लव इस हद तक एज ए इंडिविजुअल अभी तक वी हैव फेल्ड टू एक्ट एज पर ट्रू सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम सोचें कि जी ये अगर हमारी कंट्री के पास अगर ये टैक्स आ रहा है
तो ये हमारी बेहतरी के लिए खर्च होगा, हमारे बच्चों की एजुकेशन पे खर्च होगा, हमारे रास्ते बनेंगे, हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियां बनेंगी। ये अभी तक फीलिंग हम लोगों में एज ए पाकिस्तानी डेवलप नहीं हो सकी, जिसको करना चाहिए। सिलेबस में जैसे यूरोप में है, बच्चों को से पढ़ाया जाता है, उस सिलेबस को इम्प्रूव करना चाहिए कि बी अ ट्रू पाकिस्तानी। आप कूड़ा क्रिकेट जो है वो उठा के किसी पर्टिकुलर जगह पे फेंकें, सड़कों पे ना फेंकें। आप अपने मुल्क की तरक्की में रोल अदा करें। एवरी पर्सन, देखें जो दुनिया की आज जो G8 या G20 या जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त चलें, वो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ गई हैं। उस पर अगर आप बात करना चाहेंगे तो हम उस टॉपिक पे भी आ जाएंगे। लेकिन वहाँ अगर एक लेबर भी है ना, ही इज़ आल्सो पेइंग अ टैक्स। वहाँ VAT हर बंदा पे करता है। मुझे आप बताएं, हम भी इस कल्चर में रहते हैं, आप भी रहते हैं, हाउ मेनी पीपल आर पेइंग VAT? हाँ, अगर आप किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं जहाँ पर मशीन लगी हुई है, यू आर कंपेल और यू आर फोर्स टू पे, वो एक अलग बात है। वरना हमारे यहाँ यूरोप में तो देखिए 45 से 50% तक है टैक्स टू GDP। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना। तो उन लोगों ने तरक्की भी इसलिए की है, देन दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी मिले, उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिले, उनको उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी मिले। एंड एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी नेशन। जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका मुल्क आगे तरक्की करेगा? नो वे। जब तक आपका हेल्थ इम्प्रूव नहीं होता, जब तक आपकी एजुकेशन इम्प्रूव नहीं होती, जब तक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं बढ़ता। हिटलर ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी को बहुत ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई और उन्होंने ये जो वारसा पैक्ट हुआ उसमें उनको इतने, यानी जो वो ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ वारसा कहते हैं, उसमें जो लिखा गया था वो, उसमें उनको तजलील उनकी जितनी हो सकती थी वो की गई। जब हिटलर आए तो उन्होंने आने के बाद सबसे पहले जर्मनी के कम्युनिकेशन सिस्टम पे तवज्जो दी। कौम मुत्तहद थी, माइंड उनके पास था, और उन्होंने 15 साल में वापस पूरी दुनिया को चैलेंज करके वो बंदा वापस, सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है और उसका ख्वाब है कि आई विल कैप्चर द होल वर्ल्ड। अच्छा, इस स्कीम तो मैं इस स्कीम पे आता हूँ कि अगर इसमें ये चूँकि सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। अच्छा, व्हाट अबाउट द सेनेटर्स, MNAs एंड MPAs, उनके जो असासे वगैरह हैं, जो टैक्स वो देते हैं, एमनेस्टी के हवाले से आप उनको सपोर्ट करते हैं कि जी सेनेटर्स को, MNAs को, MPAs को यू? देखें, मेरी नज़र में जो ये स्कीम आई है वो तो दिस इज़ ओनली फॉर ट्रेडर्स। तो आई डाउट कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो लोग नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई हैं, अगर कोई हैं तो वाई नॉट? भाई दे आर द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी ना, उनको लोगों ने ही, हमारे लोगों ने इलेक्ट किया है ना। तो जब आपका एक इलेक्टेड नुमाइंदा अगर उस चीज़ में शामिल होता है, अब अगर आप इसमें बैठ के डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि अगर आज अगर कोई MNA, MP या सेनेटर वो इसमें शामिल ना हो, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो जब अपने, एक बंदा जो उनसे पोजीशन में ज़रा सा हायर है, अगर वो जो कुछ करता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। इस वक्त जो लोग डाउट्स में हैं कि जी अगर हो सकता है कि इस स्कीम की वजह से इस वजह से हमारे पे कल को कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाएं या हमारी कोई स्क्रूटनी शुरू कर दी जाए, अगर वो देखेंगे कि हमारे पार्लियामेंटियन या हमारे वो लोग जो हमसे ज़्यादा एक माशरे में अपना रखते हैं मकाम या एक, तो वो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन डू यू थिंक कि अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं और मैं उसको वाइट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपया दे दूँ और फिर पूछगछ नहीं होगी? डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे? और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, टैक्स टू GDP रेशियो में इजाफा होगा, फिर हमारे जो फिस्कल डेफिसिट के मसाइल हैं, देखें लास्ट फिस्कल ईयर में अगर पिछले माली साल की बात करें तो हमारा फिस्कल डेफिसिट वाज अराउंड 5.3%। अब इस फिस्कल में हम जो कह रहे हैं, जो IMF को भी हमने एश्योरेंस दी है कि 4.3% तक हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। दीज थिंग्स विल हेल्प अस। देखें, बात यह है कि ये जो सिलसिला है ना, इसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम लोगों को इसमें ले आए। अगेन आई विल से द सेम थिंग, इसमें हमारे FDR का लोग अभी आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मैंने कह चुका कि इससे पहले अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस 2 लाख से ज़्यादा लोग बहुत मुश्किल होंगे। आई विश के आई एम रॉन्ग, और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी सोच रखी है कि उनको 2 मिलियन लोग इसमें शामिल होंगे, अगर वो हो जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन आई डाउट। जहाँ तक आपने कंट्री की बात की, मैं खलील बहुत अच्छा देख रहा हूँ हमारे मुल्क की तरक्की को, ख़ास तौर पे हमारे बड़े शहरों को। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि दुनिया में
जब 2008-9 में पेट्रोल की प्राइसेस थी 100-110 डॉलर, विच वेंट अप टिल $158, जिसकी वजह से आपका जो इंपोर्ट बिल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी बाहर काम करते थे उनकी जो वहाँ से रेमिटेंसेस आती थी वो 10-11 अरब बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं होती थी। आज आपकी सिचुएशन ये है कि इन पिछले सिर्फ 6 महीनों में आपका जो इन 6 महीनों में जो आपका 43% ऑयल बिल जो है वो कम बना है। यानी आपका जो लास्ट 6 मंथ्स में 3.24 बिलियन की सेविंग हुई है। आपने इससे पहले जो 6 महीने थे उसमें 7.59 बिलियन डॉलर्स पे किए थे फॉर फ्यूल, और अभी जो आपने पे किए हैं दैट इज़ 4.35 बिलियन, विच मीन्स कि पूरे साल में आपकी जो सेविंग होगी पेट्रोल में वो मेरे हिसाब से, और चूँकि लास्ट ईयर पेट्रोल की प्राइसेस जिसका मैं जिस अरसे का जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस वर्ल्ड वाइड 55 से 60 डॉलर्स पर बैरल थी। इसी को ये जो आप बात करें, अगर इसी को हम देखें, बिल्कुल 2008 में मुझे याद पड़ता है कि $147 फी बैरल तक प्राइसेस चली गई थी। अगर हम सिर्फ पिछले साल को ही देखें तो जून 2014 में $115 फी बैरल थी, कम होकर इससे तक $27 फी बैरल आ गई हैं। अगर पिछले माली साल में हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल 12 अरब डॉलर था तो इस माली साल में अगर होता है तकरीबन कोई 8 अरब डॉलर तक, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मैं हाफ देख रहा हूँ, बल्कि मे भी हाफ से भी कम हो जाए। और अराउंड 7.5 मेरे हिसाब से जो इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस हैं 7.5 अरब डॉलर से ज़्यादा गवर्नमेंट को कुशन मिलना चाहिए। इस साल हमारे जो फॉरेन पाकिस्तानी भाई जो बाहर काम कर रहे हैं वो नियरली 20 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में आ जाए। साल में 18 अरब डॉलर। जी हाँ, और उससे पहले अगर आप 12-13 में देखें तो वो फिगर 12-13 से ज़्यादा नहीं थी। तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट को तकरीबन 25 से 28 बिलियन डॉलर का कुशन मिलने जा रहा है इस साल, अगर इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज किया जाए और कंट्रोल रखा जाए। ना आपको किसी IMF की ज़रूरत है, ना आपको, क्योंकि व्हेन यू आर बोरोइंग बेगर्स कांट बी द चूज़र्स, फिर आपको उनकी जो कंडीशंस हैं वो लगानी पड़ती हैं। आपके मुल्क में 2008-9 की पेट्रोल प्राइसेस के बाद जो महंगाई आई, उस महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी, क्योंकि पेट्रोल इज़ इन्वॉल्व इन एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। लेकिन एक चीज़ कि मुझे एक सेकंड ज़रा थोड़ा सा इसमें, पेट्रोल ने उस प्राइसेस बढ़ने से पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई का जो तूफ़ान आया, उसने ख़ास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास था उसको बिल्कुल उन्होंने गरीब बना दिया, जिसने नीचे से एक करप्शन को भी जन्म दिया, क्योंकि लोगों के पास इवन प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट को छोड़ें प्राइवेट सेक्टर में भी एक करप्शन डेवलप हुई कि लोगों के पास और कोई तरीका नहीं था। मेरे हिसाब से इस वक्त जितनी आपकी पेट्रोल की प्राइसेस हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे स्लोली लेकिन इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स अगर 35 से 40% पेट्रोल की करंट प्राइसेस को कम करे, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो ईरान ने अपना पेट्रोल मार्केट में सिर्फ ऑफर किया है, फेंका नहीं है। तो ये आपकी जो प्राइसेस हैं ये फ़िलहाल ऊपर नहीं जाने वाली। अमेरिका में जो शेल टेक्नोलॉजी आई है जिसमें पेट्रोल उनको $30 पर बैरल कॉस्ट करता है, इसलिए अब आप भूल जाएं कि दुनिया की वो प्राइसेस जो पेट्रोल की हैं वो इन नियर फ्यूचर आएंगी, आई डाउट एटलीस्ट। इसलिए ये प्राइसेस जो हैं हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ी थी हायर प्राइसेस ऑफ पेट्रोल ने, क्योंकि पेट्रोल आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में, आप जो पानी पीते हैं वो बोतल भी उससे बनी हुई है, आप जो गंदम खाते हैं या चावल खाते हैं उसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है वो भी उसी पेट्रोलियम से बना हुआ है, आपकी जो इंपोर्ट्स की चीज़ें आती हैं वो भी उसी में आती हैं। आज आप देखें शिपिंग बिल्स जो हैं, जो आपके फेयर्स हैं वो कितने कम हो गए। आई एम एक्सपोर्टर, जिस अमेरिका की शिपमेंट के मैं अगर $2000 किराया देता था तो आज वो 800,000 पे आ गया। मिडिल ईस्ट की जो शिपमेंट्स थी जो $1200 होती थी वो आज 400-500 पे आ गई हैं। तो मीन्स कि आप एक्सपोर्टर को उससे एक फ़ायदा मिल रहा है हमें। लेकिन उसके बावजूद अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स देखें, इस माली साल के पहले 6 महीने को अगर मैं नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट देख रहा हूँ वो बढ़ रही हैं, उसमें कमी इसलिए देख रहा हूँ कि अगर पिछले माली साल को देख रहा हूँ, पिछले माली साल के पहले 6 महीने में ये कोई 5.1 बिलियन डॉलर्स के करीब थी। इस माली साल में अभी देख रहा हूँ तो पहले 6 महीने में मुझे 4 अरब डॉलर की मुश्किल से नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नज़र आती है, यानी तकरीबन 1 अरब डॉलर की तो इसमें कमी आ रही। फिर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जब मैं बात करता हूँ, नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में तकरीबन 27% की डिक्लाइन देख रहा हूँ पहले 6 महीने में।
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तकरीबन 9% डिक्लाइन देख रहा हूँ। अब इससे भी ज़ाहिर है जो टैक्स वगैरह हम कलेक्ट करते थे उसमें ज़ाहिर कमी आएगी। फिर ऑयल इंपोर्ट बिल की मद में हम पैसे कम देंगे, लेकिन टैक्सेशन की जब बात करूँ तो उससे जो ज़्यादा आ रहा था कंपेरेटिवली उससे पैसा कम आएगा। तो क्या इन तमाम चीज़ को ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम कंपनसेट कर पाएगी? ये नहीं कर पाएगी, लेकिन जो इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो है वो आपको फेवर कर रहा है। That's right. तो इंशाल्लाह उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। टेक्सटाइल का मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 21% उसकी कम हुई है, 9% कम नहीं हुई है, लेकिन देयर आर फ्यू आइटम्स जिनकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ी भी है। लेकिन क्या है कि टेक्सटाइल की क्यों कम हो रही है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। देखें, आपकी दो मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं, टेक्सटाइल एज आई सेड कि 62% ऑफ योर टोटल एक्सपोर्ट, बाकी सारी एक्सपोर्ट ओनली 38% है। टेक्सटाइल इस वक्त क्यों डिट्रॉइट है? एक तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आपके पास गैस नहीं है। आपके वहाँ जितने भी टेक्सटाइल के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब जुलूस जलसे कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं। हम वो गैस अपने घरों में जला रहे हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने अपने लोगों को खुद उस गैस पे लगाया। उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि हमें LNG हो। उसको अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आज तक उस पे डाउट्स हैं, यानी अगर हम अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो रेट्स जिन पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं उस रेट से, क्योंकि हमें कोई असेंबली में, सेनेट में, नेशनल असेंबली में काफ़ी बार पूछा गया है पेट्रोलियम मिनिस्टर से कि आप हमें रेट बताएं कि आप LNG कतर या किसी और कंट्री से किस रेट पे मंगवा रहे हैं। जो प्राइसेस अभी तक नहीं बताई जा रही हैं, पार्लियामेंट को नहीं बताई जा रही हैं, और जो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डाउट्स हो रहे हैं। जो खबरें बाहर आ रही हैं वो मेरे ख्याल में 40 से 60% मोर प्राइस वी आर पेइंग, अगर वो खबरें सही हैं तो, कंपेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज़। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और दूसरी ईरान गैस पाइपलाइन विच इज़ द बैकबोन ऑफ योर कंट्री, वो उन्होंने अपनी पाइपलाइन हमारे बॉर्डर पे पहुंचा दी है। हमारे प्रेसिडेंट जब उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब थे, वो खुद उस वक्त ईरान गए थे, उन्होंने वहाँ ये मुआहिदा किया, और मेरे ख्याल में ये गैस हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। और वो मामला बीच में रुक गया बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, जो UN के सैंक्शन थे ईरान पे, इसलिए हम उसको कंप्लीट नहीं कर सके। आज ईरान हमें जो पाकिस्तान ने पाइपलाइन बनानी है उसमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट देने को तैयार है। अगर आप वो गैस ले आएँ तो आपकी कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो खुद ब खुद तरक्की करेगी। आपकी एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है मजीद कलेक्ट कर जब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगी। देखें 1960s में एशिया की वो कंट्रीज़ जिनकी एक्सपोर्ट हमसे 10% नहीं थी हमारे बराबर, आज वो कंट्रीज़ 500 मिलियन पाउंड की बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रही हैं, और आप 20 और 25 पे अटके हुए हैं। और इस साल हो सकता है कि ये भी ना हो सकता है ये भी ना हो। अग्रीड। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो बार बार बात होती रहती है कि जी इतने लोगों को हमने लेटर्स भेज दिए हैं, FBI ने कहा कि जी इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इन लोगों से हम टैक्स लेंगे। फिर ये कि जी 2.2 मिलियन पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं जिनको इंशाल्लाह हम पकड़ लेंगे, इनको हमने लेटर लिख दिए हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लिया है, इनसे टैक्स लेंगे। ये हम कब तक सुनते रहेंगे? बस जैसे आप सुन रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ। आपने मेरे मुंह के एक्चुअली अल्फाज ले लिए। मैं जब हमारी अपनी टीम के साथ भी बैठता हूँ एंड दे गिव मी ब्रीफिंग, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारे में कोई 1800 लोग हैं जिसमें 300-400 बाहर हैं, बाकी यहाँ हैं। तो मैं उन सबको यही कहता हूँ कि देखें, मैंने आपके ऊपर कोई कैमरा नहीं लगाया हुआ, यूर फिगर्स विल टॉक। तो यहाँ भी मैं आपको वही बात कहूँगा कि देयर फिगर्स विल टॉक। अगर हमारे FBR की टीम जाके घर में सो जाए, लेकिन हमें अगर वो मतलूबा नताइज हासिल कर देते हैं तो आई एम हैप्पी। आवर कंट्री शुड बी एंड रिजल्ट। अगर वो लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं और हमें हमारे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जो कि फिगर्स उन्होंने खुद कोट की हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों में अगर ये फिगर्स अचीव की जा सकती हैं तो वाई नॉट इन पाकिस्तान? कम से कम ये चीज़ मेरी समझ से बालातर है। अगर इसमें आपकी विल हो, अगर आप अपने मुल्क की तरक्की आगे चाहते हैं तो ये चीज़ करनी होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस पे ख़ास तौर पे हर महीने में एक मीटिंग रखनी चाहिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, ही इज़ वेरी क्लोज टू हिम, वो अक्सर दौरों में भी उनके साथ होते हैं, उनसे ब्रीफिंग लेनी ज़रूर चाहिए। लेकिन महीने में अगर हमारे टैक्स नेट को बढ़ाना है तो वो एक मीटिंग रखें
FBR के लोगों को बुलाएं, जो उसमें अच्छा काम कर रहे हैं उनको उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट करना चाहिए, तरक्की देनी चाहिए। ये लाट साहब कि इस डिसीजन को आप सपोर्ट करते हैं जो आया था एकदम से, हमने देखा कि एहतजाज शुरू कर दिया था जिन्होंने इस माली साल के शुरू में उन्होंने कहा जी ये 0.6% ये काबिल कबूल नहीं है, हम बैंक्स में पैसे नहीं रखेंगे। ये जो डिसीजन आया था, डू यू थिंक कि वाकई इसमें काफ़ी ज़्यादा सोचा गया था और इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी कि जी इस डिसीजन के बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम बेहतर हो जाएगा, टैक्स GDP रेशो हो जाएगा? मेरे ख्याल में इस पे ज़्यादा नहीं सोचा गया, क्योंकि जितने ट्रेडर्स से मेरी बात हुई है या जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मुझे लगता है कि उनकी भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें काफ़ी वज़न है। और उसकी वजह से शुरू में तो बल्कि ये हुआ कि आपके बैंकों का जो कारोबार था वो 50-60% तक काफ़ी कम हो गया। काफ़ी बैंकों में जहाँ 50 के करीब स्टाफ बैठा होता था और किसी को टाइम नहीं था, उनमें से आधे लोग भी अगर वहाँ बैठे हुए थे तो वो भी फारग ही बैठे हुए थे। और इसकी वजह से काफ़ी जगहों पे ऐसा हुआ है, ख़ास तौर पे आपके इंटीरियर में, सिर्फ सिंध में नहीं बाकी सूबों में भी एक पैरेलल अगेन एक वो बैंकिंग सिस्टम बना दिया गया। लोग एक दूसरे के पास पैसे रख रहे हैं, अपने पास पैसे रख रहे हैं और उससे उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। उससे आपको दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो आपको जो आप टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं बढ़ेगा, आपका बैंकिंग सिस्टम जो है वो उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है अगर किसी भी मुल्क की जो बैंकिंग सिस्टम है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री, उनको नुकसान होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और उसके नतीजे में अगर आपको जो आप टैक्स नेट बढ़ाना चाहते थे अगर वो बढ़ा होता तो हम कहते कि चलें ठीक है। और जो वो अमाउंट है वो अमाउंट को इतना बड़ा नहीं है जो आपको मिलने वाला है। मेरे ख्याल में इस चीज़ पे एक सेकंड थॉट की ज़रूरत है। हमारे यहाँ टैक्स कल्चर है ही नहीं। उस टैक्स कल्चर को लाने के लिए यू नीड टू एजुकेट पीपल और आप उनको फैसिलिटीज़ ऐसी लाएं जो कि वर्केबल हों। अच्छा, इस हवाले से मुझे देखिए, आज से 15-16 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली, 15 साल हो चुके हैं मुझे मास्टर डिग्री किए हुए। जब मैं पढ़ता था उस वक्त भी मैं यही बातें सुनता था, और आज जब 15-16 साल हो चुके हैं यूनिवर्सिटी से मैं फ़ारिग होके कॉर्पोरेट लाइफ में आ गया हूँ, मीडिया में आ गया हूँ, मैं वही बातें सुन रहा हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है एक्चुअली। खलील, ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जब तक आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं होगी, हेल्थ वाइज वो दुनिया के बाकी मुल्कों के बराबर नहीं होंगे, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एजुकेटेड नेशन विल और कंटिन्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री, और पार्लियामेंट में ऐसे लोग आएँ जो कि पढ़े लिखे हों और उनको वो शोबे दिए जाएं जिनमें उनकी एक्सपर्टाइज हो। That's very very important. गुल मोहम्मद लाट साहब, it was really wonderful having you on the show. Thank you so much for your time. Thank you. वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।